नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक है, सन 2000 में लागू हुआ था। इसी के बाद में आज मैं बात करता हूँ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जो कि 1961 में ही लागू हो गया था। मैंने बताया था जो लास्ट वाला जो सन होता है, ये उस ईयर को डिनोट शो करता है जिस सन में वो नियम या अधिनियम अप्लाई हुआ था पूरे हिंदुस्तान पे, ठीक है। तो बात करते हैं राष्ट्रपति की मंजूरी। 20 मई सन 1961 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। लागू हो गया था ये 1 जुलाई 1961 को। ध्यान रखिए, ये 1 जुलाई 1961। बात करते हैं इसमें जो कुल धाराएं हैं, इसमें धाराएं टोटल 10 धाराएं हैं, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में टोटल 10 धाराएं हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दहेज। दहेज एक अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका नाम था जहेज। जहेज को हिंदी में बोलते थे सौगात, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, यदि मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे कि आपके शादी वगैरह वाले आते हैं, कल को आप दरोगा बन जाएंगे, लेखपाल बन जाएंगे, कोई कुछ भी बन जाए, आपके घर में शादी वाले आएंगे, तो यदि वहाँ पे बातचीत चलती है ना कि दहेज आप कितना लेंगे, तो आप दहेज एक बोल सकते हैं, ये कानूनी रूप से दहेज वर्ड ही एक आप इलीगल समझ सकते हैं। लेकिन वहीं दहेज की जगह पे यदि आप बोलेंगे ना उनसे कि आप हमको गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट क्या बोलते हैं, पुरस्कार, ठीक है, वही दहेज ही रहेगा। लेकिन उसको यदि आप पुरस्कार बोल के लेते हैं ना, तो वो असंवैधानिक नहीं है वो, ठीक है, वो इलीगल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, बस जस्ट फॉर फन, ओके। तो इसमें बात करते हैं, टोटल 10 धाराएं हैं। पहली धारा है, धारा मैंने सबको बताया, पहली धारा हमेशा संक्षिप्त नाम एवं विस्तार होती है, बिना किसी सोच के। अगर धारा 1 दे रखी है तो उसमें संक्षिप्त नाम एवं विस्तार ही होगा। बात करते हैं धारा 2, दहेज की परिभाषा है धारा 2 में। धारा 3, दहेज लेने या देने के लिए दंड, यदि आप आज के समय में कोई व्यक्ति आपको दहेज दे रहा है तो वो दोषी है, लेकिन यदि आप ले रहे हैं तो आप भी दोषी हैं, ठीक है। लेकिन वही यदि कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट दे रहा है, वही जैसे कि दहेज में 10 लाख रुपए दिए, एग्जाम्पल, तो वो दहेज वर्ड आ गया ना, तो आप भी दोषी होगे और देने वाला भी दोषी होगा। लेकिन वही दहेज की जगह पे यदि ये बोल दिया जाए, मैं पुरस्कार स्वरूप XYZ को 10 लाख रुपए देता हूँ, तो ना देने वाला दोषी होएगा ना लेने वाला दोषी होगा, ठीक है। इसलिए मैं समझा रहा था पुरस्कार क्या होता है, ओके। तो धारा 3 में हो जाएगा दहेज लेने व देने दोनों के लिए जो दंड है, ठीक है, 5 वर्ष का से। ध्यान रखिएगा, इसमें सजा जो होगी ना, 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी। ध्यान रखिए, ये थोड़ा नोटिस कर लेना आप, थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। दहेज लेने या देने में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसको 5 वर्ष से कम की सजा हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 4। धारा 4 बात करता है दहेज मांगने के लिए दंड। जैसे आपकी शादी के लोग आए हैं तो आपने डिमांड रख दी, हमको चाहिए 25 लाख, तो यदि आपने डिमांड रख दी 25 लाख, तो आप 6 माह के लिए या 2 साल तक के लिए अंदर जा सकते हैं। इसके साथ में आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का 10,000 रुपये तक का दंड एक तरह से लगाया जा सकता है, ठीक है। अब इसका एक और एक केस आया था, विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एक ही केस आया था इलाहाबाद, जो प्रयागराज हाई कोर्ट है उसके पास में। तो ध्यान रखिएगा, इस विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में जो हाई कोर्ट है उसने ये निर्धारित किया था कि शादी के 7 साल के अंदर, यानी कि शादी के 7 साल, जैसे कोई 2 व्यक्ति यानी एक महिला एक पुरुष की यदि शादी होती है, और शादी के 7 साल के अंदर यदि दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उस महिला की मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखिएगा, शादी के 7 साल के अंदर यदि आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है आपके घर में, और उससे पूर्व कभी भी एक बार भी उसने अपने घर में इस बात का जिक्र किया होगा कि हमारे ससुराली जनों द्वारा हमारे ऊपर दहेज को लेकर कुछ यातनाएं की जाती हैं, तो भाई आप और आपका परिवार लपेट दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 7 साल। यदि आपकी पत्नी से नहीं बनती है तो इंतजार करिए 7 सालों का। 7 साल के बाद में आप उनको किनारे लगा सकते हैं, तो आपके ऊपर ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम नहीं लगेगा। हाँ, 300 तो लगेगी, लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिनियम नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 7 साल का जो एक तरह से लिमिटेशन बांधी थी, वो किस वाद में बांधी गई थी, ये थोड़ा बात ध्यान योग्य है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे भी आ सकता है कि किस वाद में जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम लगने की जो अधिकतम आयु थी या अधिकतम जो समय सीमा थी वो 7 साल की गई थी, तो वो की गई थी विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं धारा 4A, विज्ञापन पर निषेध। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं, तो दबादब विज्ञापन चल रहे हैं। तो यदि
दहेज के स्वरूप में ऐसा कोई विज्ञापन आता है कि मेरा लौंडा बन गया है दरोगा, हमको चाहिए 25 लाख, शादी करने वाले आ जाओ, ऐसा कोई पोस्टर लगा देता है तो वो धारा 4A के तहत अपराधी होगा वो परिवार, और 6 माह का कारावास और 6 माह से लेके 5 वर्ष तक का कारावास होएगा और 15,000 रुपये उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी के साथ में उसके ऊपर धारा 4 भी लग जाएगी, जिसमें मतलब और भी कई मतलब एक साथ में, तो मैंने आपको IPC में बताया था जब एक केस लगता है ना, उसके साथ में कभी भी एक केस नहीं लगता, हमेशा एक या मतलब 5-6 तो धाराएं लगनी स्वाभाविक ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 5। धारा 5 बोलती है दहेज लेने या दहेज देने की दशा में करार शून्य होगा। लाइक मतलब मतलब एक लड़की का पक्ष है, एक लड़के का पक्ष है, दोनों में करार हो जाता है कि शादी के समय में मतलब लड़की वाला 10 लाख रुपए देगा सपोज दहेज का, लेकिन जब शादी की मतलब सब कुछ हो जाता है, जब पैसे देने की बात आती है, उस समय यदि वो पैसे नहीं दे पाता है और लड़के वाले मतलब भड़क जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इस दशा में लड़की वाला अगर FIR कर देगा तो भाई आपकी लंका लगा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, उस समय कोई भी ऐसा वो नहीं होगा कि ये इसने हमको बोला था हमको 10 लाख रुपए देगा, तो आप कानूनी रूप से आपको लपेट दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 6, दहेज का पत्नी या उसके वासियों के फायदे के लिए होना। ठीक है, लगभग मतलब मैं मानता हूँ जैसे कि आपकी शादी हुई, आपने अपनी शादी में दहेज लिया, तो दहेज में चाहे कोई लड़की का पिता होता है वो हमेशा ये चाहता है कि हम जो दहेज दे रहे हैं वो हमारी कन्या की मतलब जो हमारी लड़की होगी उसको सुविधाएं प्रदान करेगा। ठीक है, लेकिन जब लड़की की शादी हो जाती है, यानी शादी हो जाती है लड़की या लड़के की, ठीक है, उसके बाद में जब वहाँ पे जाती है तो उसमें से लगभग 50% जो चीज़ें होती हैं उन्हीं पे लड़की का हक रह जाता है, या कुछ भी आप समझ सकते हैं, लेकिन उसकी जो बची हुई चीज़ें हैं उन पे उस लड़के के परिवार वाले मतलब लाइक कब्जा टाइप का कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, तो यदि ऐसा कुछ होता है उसके बाद में उन दोनों के बीच में कुछ अनबन होती है और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 यदि लागू कर दिया जाता है, यानी लड़की कंप्लेंट कर देती है, तो लड़के वालों को 6 महीने के अंदर, ध्यान रखिएगा, लड़के वालों को 6 महीने के अंदर लड़की के यानी उसकी जो पत्नी है उसके खाते में जितना भी उसने दहेज का सामान लिया है ना, उसका जितना भी अमाउंट होगा वो पैसा वापस भेजना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। और यदि 6 महीने के अंदर उसने पैसा नहीं दिया तो फिर वही 5 साल से ज़्यादा की कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है, तो आपको कहीं लपेट तो दिया ही जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा शादी के बाद में दहेज प्रतिषेध अधिनियम से बचने की। हालांकि ये सब सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक मतलब ये समाज को कहीं ना कहीं खोखला कर रही हैं, तो ऐसा मतलब करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आप में से जब कोई भी मतलब ऐसे पद पे पहुँच जाएगा तो ये सब कुछ को नकार के शादी करेंगे आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 7। चूँकि इसमें बहुत छोटा अध्याय है, केवल 10 धाराएं हैं, तो मैं आपको सारी धाराएं A to Z करवा दे रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है बस, क्योंकि इसमें से कोई ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक ये बात है जो इम्पोर्टेंट है, या फिर 1-2 धाराएं कि दहेज लेने या देने के लिए दंड किस में, तो 3 में, दहेज मांगने के लिए 4 में, विज्ञापन पर 4A ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करते हैं कि धारा 7 बोलती है दहेज अपराधों का संज्ञान कैसे ले सकते हैं, यानी यदि लड़की पुलिस में रिपोर्ट करवाती है तो संज्ञान ले लिया जाएगा उस मामले पे, या न्यायालय स्वयं भी इस पे संज्ञान ले सकता है। तीसरा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट भी इस पे डायरेक्ट संज्ञान ले सकता है। अब बात करते हैं कि पुलिस रिपोर्ट में चाहे लड़की स्वयं भी इसकी रिपोर्ट लिखवा सकती है या लड़की के माता पिता भी इसकी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, तो पुलिस इसकी रिपोर्ट लिखेगी और इस पर संज्ञान लेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कोई भी सामाजिक संस्था भी यदि ऐसा कोई मतलब केस कर देती है जो न्यायालय में, ठीक है, और न्यायालय में ये प्रूफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं किसी भी मतलब किसी केस के वो दहेज से जुड़े हुए हैं, तो न्यायालय स्वयं भी उस पर संज्ञान ले सकता है। ठीक है, सामाजिक संरचना परिवार, यानी कि समाज के एग्जाम्पल्स को लेके न्यायालय स्वयं संज्ञान ले सकता है और आदेश देगा पुलिस को। और यदि लड़की के पक्ष वाले उस पर ना भी करना चाहें दहेज का मुकदमा, तो भी यदि न्यायालय चाहेगा तो अपनी तरफ से मुकदमा ठुकवा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। वही है, यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्सनल दिमाग में कोई आ गया, जैसे कि अब कल को आप दरोगा बन जाएंगे, ठीक है, या कुछ भी आप बन गए किसी ऐसे पद पे पहुंचोगे, तो आपके हाथ में पावर रहेगी, आपने यदि आपके सामने कुछ गलत हो रहा तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। यदि ऐसा कुछ होता है
तो वो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा या महानगर मजिस्ट्रेट होगा वो स्वयं भी इस पर एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं धारा 8, यानी कि कुल मिला के धारा 7 में यही बताया गया है कि जो दहेज के जो अपराध हैं, जो भी मतलब केसेस होंगे, उन पर संज्ञान कैसे लिया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं धारा 8। धारा 8 बोल रहा है कि कतिपथ प्रयोजनों के अपराधों पर संज्ञेय, अजमानतीय और असमनीय होगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से यदि कुछ ऐसा कांड हो जाता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी लगा, उसके बाद में उस जो महिला थी उसकी मतलब हत्या वगैरह कर दी जाती, तो ये सारे जो भी केसेस वगैरह का कुल मिला के मतलब इंक्लूड होके जो भी कंक्लूजन निकलेगा, वहाँ पे इसने ये बोल दिया कि ये जो व्यक्ति होगा जिसकी गिरफ्तारी होगी उसकी अजमानतीय मतलब तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी और उसको जमानत नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 8A, ध्यान रखिएगा धारा 8A और 8B ये बाद में जोड़ी गई है, ठीक है। तो धारा 8A बोलती है कुछ मामलों में सबूत का भार जिस व्यक्ति पर दहेज का आरोप लगा है उसी व्यक्ति को यह सबूत देना होगा कि उसने दहेज नहीं लिया। ध्यान रखिएगा, यदि आपके ऊपर दहेज प्रतिषेध अधिनियम लग जाता है तो आपको स्वयं ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मैंने दहेज नहीं लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 8वीं, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। राज्य सरकार जितने चाहे उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। ये आ सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की मतलब जो पद है वो किस धारा में दिया गया, तो धारा 8B में दिया गया। एक तरीके से ये मतलब राज्य सरकार द्वारा जनरेटेड एक पद होता है दहेज प्रतिषेध अधिकारी, जो कि ऐसे मामलों पर मतलब निगरानी रखता है जहाँ पे दहेज से संबंधित कोई ना कोई कांड हुआ रहता है, ठीक है। तो इस अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और एक राज्य सरकार चाहे कितने भी दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 9। धारा 9 में बोला गया नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की, यानी कि दहेज अधिनियम है या दहेज के ऊपर जितने भी नियम बनाने की जो शक्ति है धारा 9 के तहत वो केंद्र सरकार की हो जाएगी और धारा 10 के तहत नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा क्लियर हुआ होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम में। भाई इससे बाहर कुछ नहीं है, अगर क्वेश्चन आया तो इसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा कन्फर्म है, चूँकि आपके मतलब जो आपके कोर्स है UPSI वाला उसमें ये दे रखा है, इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। बात करते हैं, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। मंजूरी दी गई थी 20 मई 1961 को, पूरा नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ठीक है। 1 जुलाई 1961 को लागू हो जाता है। टोटल 10 धाराएं हैं। दहेज अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब जो शब्द था वो था जहेज, जिसकी मीनिंग थी वो थी सौगात, ठीक है। यदि आप दहेज वर्ड यूज़ करते हैं तो वो एक असंवैधानिक वर्ड हो जाएगा, लेकिन उसी जगह पे यदि आप पुरस्कार या भेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो संवैधानिक होगा और उसके आधार पर आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जैसे आप कहीं पे बोलते हैं कि मुझको दहेज चाहिए, तो वो यदि आपने इतना बोल दिया तो आप अपराधी हो गए, लेकिन उसी जगह पे यदि आपने ये बोल दिया कि मुझको पुरस्कार चाहिए, तब आप अपराधी नहीं होंगे। आप यदि बोले मुझको 20 लाख दहेज चाहिए तो आप अपराधी हो जाएंगे। आपने बोला हमको 2 रुपये दहेज चाहिए तो भी आप अपराधी होंगे, लेकिन उसी जगह पर आप बोले मुझको 25 लाख पुरस्कार चाहिए, तब आप अपराधी नहीं कहे जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ जो आपको यदि आप चाहे तो भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। धारा 1 संक्षिप्त नाम एवं विस्तार है। धारा 2 दहेज की परिभाषा, जस्ट फॉर फन, ठीक है, डोंट टेक सीरियसली, दहेज लेना एक पाप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 3 दहेज लेने या देने के लिए दंड है। धारा 4 दहेज मांगने के लिए दंड है। धारा 4A विज्ञापन पर निषेध है। धारा 5 दहेज लेने या देने के लिए करार शून्य होगा, मतलब कोई आप इसकी मतलब वो क्या बोलते हैं एफिडेविट नहीं बनवा सकते कि हाँ हमको इतना चाहिए ही चाहिए। यदि लड़की के बाप ने मना कर दिया तो नहीं कर दिया, नहीं देगा तो नहीं देगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम शादी नहीं करेंगे वरना पेल दिए जाओगे, समझे। बात करते हैं धारा 6 दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फ़ायदे के लिए उन्हें, यानी यदि दहेज दिया गया है कुल मिला के लड़की के पिताजी के द्वारा यदि दहेज दिया जाता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़की के लिए, लड़की की संतानों के लिए होता है। इस पर लड़के के या लड़के के घर वालों का कोई भी अधिकार नहीं होता है। ये साफ साफ लिख रखा है धारा 6 में, ध्यान रखिएगा। कल को आपकी शादी होगी, यदि आपके ससुर आपको दहेज देते हैं तो उस पर आपका कतई अधिकार नहीं होगा, आपके घर वालों का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होगा। आपकी जो धर्मपत्नी होंगी उनका पूरा अधिकार होगा, आपके जो बच्चे होंगे उनका अधिकार होगा, ध्यान रखिएगा। धारा 7 दहेज अपराधों का संज्ञान किस तरीके से लिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा 3 तरीके हैं। पुलिस रिपोर्ट द्वारा, न्यायालय स्वयं ले सकता है या न्यायिक मजिस्ट्रेट भी स्वयं ले सकता है। इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन दे रखा जाएगा वो गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करें धारा 8, मतलब ऐसा यदि कोई केस लग जाता है तो आप अजमानती उसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। धारा 8 कुछ मामलों में आपको स्वयं प्रूफ करना पड़ेगा। यदि दहेज एक्ट लग जाता है तो आपको खुद प्रूफ करना पड़ेगा, आपका वकील गया वहाँ पे, समझ गए, तो आपको खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने दहेज नहीं लिया है। धारा 8 दहेज प्रतिषेध अधिकारी का नियुक्त होना, और राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर दिए, एक या एक से अधिक कितने भी कर सकती है, ठीक है। राज्य सरकार इसके लिए बिल्कुल भी प्रतिबद्ध नहीं है कि वो एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करे या 50, ठीक है। एक जिले में 50 कर सकती है, समझे। अब धारा 9
धारा 9 बोल रहा है कि जो नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, धारा 10 में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास में। ठीक है, इतना था दहेज प्रतिशत अधिनियम। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, लाइक करते जाइए। ओके।